अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इख्तलाफी नोट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज। आज ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर, NA 75 डस्का से, NA 45 कुरम में, इसके अलावा PK 63 नौशहरा और PP 51 वज़ीराबाद में। आज सियासी हलचल ज़िमनी इलेक्शंस था देखने में आई, सियासी बयानबाजी भी होती रही, लेकिन डस्का की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रूशल रही है क्योंकि वहाँ पर हाथापाई तक बात नहीं रुकी बल्कि गोलियाँ चली हैं। और इस अफसोसनाक वाक़े में अभी तक जो इतलात हम तक पहुँची हैं, 8 अफराद जो हैं वो 8 ज़ख्मी और 2 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं। लेकिन सियासी बयानबाजी थी। सियासी बयानबाजी के साथ साथ अगर हम बाकी सिचुएशन की बात करें तो वज़ीराबाद में भी यही सूरत हाल रही है। फिरदौस आशिक़ अवान कहती रही है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हंगामा आराई की गई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहते गए हैं कि जी हुकूमत की जानिब से हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी कहाँ पर मौजूद थी, पुलिस जिसकी ज़ेरे निगरानी ये सब इलेक्शन हो रहा था वो कहाँ पर मौजूद थी, और जो ममनुआ असलहा था वो दंदनाते फिर रहे थे असलहा लेकर। आखिर किसने उन्हें इजाज़त दी थी कि वो इस तरह से असले का बेदरेग इस्तेमाल करें जिससे 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। कुछ में इलेक्शन जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम तक पहुँच रहे हैं। अगर डस्का की बात करें तो NA 75 से 16 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम तक पहुँचे हैं। और अली असद जो कि हुकूमती इत्तेहादी है और उनको नॉमिनेट किया गया था, उनको मिले हैं 4671, और नौशीन इफ्तिखार जिनका ताल्लुक है PMLN से, उन्होंने वोट हासिल किया है 3622। इसी तरह से मुख्तलिफ हल्कों से हम आपसे आगे चल के भी शेयर करेंगे। लेकिन हबीब साहब पहले जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं, चारों हल्कों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। डस्का का रुख करते हैं, उमर फारूक डस्का से हमारे साथ मौजूद है, उनसे सिचुएशन जानते हैं। उमर, आप सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं, हमने देखा कि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई भी हुई है, 2 अफराद भी जान से गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या टर्न आउट है? जी बिल्कुल, अभी तो जो पोलिंग का अमल है वो ख़त्म हो चुका है और गिनती का अमल जो है वो स्टार्ट है। आपको पूरे दिन की बात करूं तो सुबह 2 बजे तक जो है वो पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी थी। नमाज जुमा के बाद जो है यहाँ पे सिटी डस्का के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे लड़ाई झगड़े जो है उनकी इतलात मसूल हुई, जिनमें जो है डस्का कलां था और एक इसमें गविंद के पोलिंग स्टेशन था, जहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े के साथ साथ दोनों ग्रुपों में तसादम हुआ और बेदरेग जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके थे जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि दूसरी जगह पे जो है वो भी वहाँ से भी 4 अफराद ज़ख्मी होने की इतलात थी। आपको बताता चलूँ कि जो 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं उनमें से एक का तल्लुक जो है वो PTI से बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का तल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से बताया जा रहा है। यहाँ पर जो ये हल्का है NA 75, ये इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह की वफ़ात के बाद जो है ये सीट खाली हुई थी और मुस्लिम लीग नून ने जो है उनकी साहबजादी नशीन इफ्तिखार ज़ारे शाह को टिकट जारी की, जिनके मद्दे मुकाबल जो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो उम्मीदवार अली अरशद मल्ली जो हैं उनके मद्दे मुकाबल आए और कांटेदार मुकाबला जो है वो हुआ और अभी जो गिनती का अमल जो है वो जारी है। दिन भर की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पे जो है नामलूम मोटरसाइकिल सवार जो है वो सरेआम जो है मेन शाहराहों रोड्स के ऊपर जो है वो हवाई फायरिंग करते रहे, जबकि पुलिस जो है किसी भी मुलजम को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम जो है वो दिखाई देती नजर आई है। छोटा सा शहर है, एक छोटे से शहर में लोग फायरिंग करते फिरे, मोटरसाइकिलों का एक गिरोह ममनुआ असले की, तो हमारी पुलिस कहाँ सोई हुई थी? पुलिस तो बड़ी अलर्ट थी, हाई अलर्ट पे होना चाहिए था उसको। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो 1450 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो मुलजिम जो है वो सरेआम जदीद असला से जो फायरिंग कर रहे थे, पुलिस उनको पकड़ने में जो है वो नाकाम नजर आई है। वो लोग कौन थे इस चीज़ का अभी तक पता नहीं चला, जबकि जो वीडियो मसूल हुई हैं उसमें वाज़े तौर पर जो लोगों के चेहरे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और पुलिस की इस नालायकी के बायस जो है वो गविंद के में जो 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है वहाँ पर 2 कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। अच्छा उमर, ये जब फायरिंग हो रही हो शहर में तो वो तो अल्टीमेटली जो वोटर टर्न आउट है उसके ऊपर भी असर डालती है कि अगर बाहर गलियों में कुछ ऐसे गिरोह फिरे हैं तो लोग कैसे निकलेंगे वोट डालने के लिए? जी अगर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की बात की जाए तो पिछले इलेक्शन की निस्बत मैं समझता हूँ इस ज़िमनी इलेक्शन में ख़वातीन की तादाद जो थी वोटर्स की वो काफ़ी ज़्यादा थी और ख़वातीन पुरजोश नज़र आ रही थी। लेकिन जिस वक्त ये फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, हवाई फायरिंग हुई है और गविंदके में जो है 2 मर्डर हो गया, जहाँ भाग 2 अफराद हो गया जिसमें एक PTI का और एक नून लीग का था। उसके बाद जो वोटर हजरात थे उनके अंदर जो है वो खौफो हरास फैल गया था, टर्न आउट जो है वो कम हो चुका था, जबकि जो है वो
पुलिस ने चंद एक मकामात पर जो है वो कशीदगी के बायस जो है वो वोटिंग का अमल भी रोक दिया था, जिसके बायस जो है टर्न आउट कम है। और जी अभी टर्न आउट तो ठीक है, वो देखने में कम रहा क्योंकि जो सूरत हाल थी वो सारा दिन हमारे सामने रही। लेकिन उमर, इस वक्त जो नताइज आना शुरू हुए हैं, आपके पास क्या नताइज हैं? क्योंकि इस वक्त अली असर जो है पीटीआई के, वो तो जीते हुए नजर आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जी बिल्कुल, ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। इनके मुताबिक जो है अली अशद जो मल्ली हैं वो नशीन इफ्तिखार ज़ारे शाह से तकरीबन कोई 1000 वोट से आगे जा रहे हैं। लेकिन ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं क्योंकि अभी तो गिनती का अमल जारी है। जब तक ये तमाम पोलिंग स्टेशन पे गिनती का अमल मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक हम जो भी गैर हतमी और गैर सरकारी जो हमारे पास नताइज हैं उसमें ये आगे जा रहे हैं और हम इसका कोई फ़ाइनल आपको रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई धांधली की खबरें तो नहीं सामने आ रही आपके? देखिए, दिन जो है दोनों जमातों की जानिब से हुक्मरान जमात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दोनों जमातों से जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। बयानबाजी तक अभी बात चल रही है। ठीक है, फहद की जानिब चलते हैं जो कि वजीराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, वजीराबाद की क्या सूरत हाल रही? सारा दिन में पोलिंग का अमल आपने देखा, वहाँ पर टर्नओवर कैसा रहा और अब गिनती जो है वो जारी है, क्या सिचुएशन है इस टाइम? जी देखिए, वज़ीराबाद के हल्का PP 51 में आज सुबह 8 बजे जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो 12 बजे तक यूं ही लग रहा था कि वज़ीराबाद में इलेक्शन ही नहीं है। जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकले और उसके बाद जब 12 बजे जुम्मे की नमाज के बाद 3 बजे के करीब वोटर्स निकलना शुरू हुए हैं। 4 बजे करीब कुछ वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुँची। तो ओवरऑल अगर टर्न आउट की बात की जाए तो ये 35 से 40% टर्न आउट रहा। दही जो इलाके हैं वहाँ पर तो वोटर्स बाहर निकले, लेकिन वज़ीराबाद सिटी में बहुत ही कम तादाद में जो है वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले। एक तो सुबह धुंध बहुत ज्यादा थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। जुम्मे अच्छा के फहद, यहाँ पर एक शिकायत आई कि एक सब इंस्पेक्टर साहब गालिबन वो खुद ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए किसी पोलिंग स्टेशन से। जी देखिए, ये इंस्पेक्टर हैं उबैदुल्ला खान। दोंकल पोलिंग स्टेशन पर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से शिकायत की गई थी कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और जो पुलिस है वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है वो ठप्पे लगा रहे हैं, जिस पर जमात इस्लामी की जानब से वहाँ एहतजाज किया गया। तो रेंजर्स जो है वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने जो इंस्पेक्टर उबैदुल्ला है पुलिस के, उनको हिरासत में लिया और बाद में उन्हें नामालूम जो है जगह पर मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा एक और वाक़या जो पेश आया वज़ीराबाद गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां पर तहरीक इंसाफ के जो ज़िली सदर हैं उनकी जानब से आकर जो है वो पोलिंग अमले के साथ जो है वो लड़ाई की गई। उनके साथ खातून जो है वो विंग की सदर थी, उन्होंने भी जो पुलिस के एक SI थे उनकी वर्दी खींची, उन्हें चिरते रहे। 2 वाक़े जो है वो वज़ीराबाद सिटी में रिपोर्ट हुए। और ओवरऑल टर्न आउट की बात की जाए तो टर्न आउट बहुत ही कम रहा। टर्न आउट कम रहा है। ये वज़ीराबाद की सूरत हाल से फहद हमें अपडेट कर रहे थे और डस्का की सूरत हाल भी हमने आपको दिखाई। अच्छा हबीब साहब, आगे कुरम और नुशायरा की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर हुकूमत की इतनी डेस्परेट है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, बयानबाजी तो ठीक है, एक हक है, दोनों जानिब से हो रही है, लेकिन कोई डेस्परेशन नज़र आ रही है कि हम जीत जाए किसी तरीके से? देखिए, हुकूमत को बेतरपे शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, बिलखुसूस सिंध में और कराची में भी। जो मलीर को इलेक्शन अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पर हुकूमत की हालत 2018 के मुकाबले में बहुत ही पतली हुई है। अब ऐसी सूरत हाल में फिर PDM की तहरीक भी है। तो दरअसल ये जो NA 75 है जहां पे कौमी असम्बली का हल्का है, ये कौमी असम्बली का हल्का 2 वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो ये कि सेनेट में एक वोट की जरूरत है। हाँ। क्योंकि सेनेट में जो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का जो मुकाबला होगा कौमी असम्बली के अंदर, उसमें एवरी वोट काउंट्स। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इलेक्शन जीत लिया जाए तो फिर इसके बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं पंजाब के अवाम तो हमारे साथ हैं। हालांकि पंजाब के अवाम को साथ रखने के लिए, साथ करने के लिए जो कुछ आज हुआ है, ये अगर इलेक्शन का रिजल्ट हुकूमत के हक में भी निकल आए, जीत भी जाती है, तो उसके बाद इस इलेक्शन को कौन मानेगा? बिल्कुल। जब शहर के अंदर दंदनाते हुए लोग फायरिंग कर रहे हों और पुलिस को आपने हाई अलर्ट पे सो कॉल्ड रखा हो और हाई अलर्ट पुलिस के सामने से लोग फायरिंग करते हुए गुजर रहे हों, उसी हाई अलर्ट पुलिस के सामने आप 2 बंदे मर जाएं
उसी हाई अलर्ट पुलिस के सामने 8 लोगों को गोलियां लग जाएं, उसी हाई अलर्ट पुलिस के सामने एक उम्मीदवार खड़ा हो और फायरिंग की आवाजें आ रही हों, तो फिर आप बताएं ना ये कौन सी गवर्नेंस है और ये कौन सा इलेक्शन है। तो अब इस मामले में अगर हमें मेरा ख्याल ये है कि मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन के डस्का का इलेक्शन, इसको टेस्ट केस होना चाहिए। मैं आपको एक अर्ज करूं, 26 जुलाई 2018 का अखबार कोई भी निकाल ले, 26 जुलाई दुनिया अखबार निकाल ले, उसमें फ्रंट पेज पे एक छोटी सी खबर लगी है कि 8 अफराद जाँ बहक हुए आज, और 8 अफराद में एक जो है वो जो थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी थे, और किस वजह से हालात जाँ बहक हुए सारे लोग, गर्मी की वजह से। और ये हमारी हालत है, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा था, और हमारी हालत ये है कि एक डस्का के एक हल्के में हमने इलेक्शन करवाया, और ये इस हुकूमत के दौर में और इस इलेक्शन कमीशन, अब ये दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं। अब और हमने 2 बंदे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, और एक PTI का, एक PMLN का, एक PTI का। लेकिन आप ये देखिए कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो ये हुकूमत की है ना। और पुलिस को और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन क्या अंधी थी या अंधी कर दी गई थी? क्योंकि बाज़ औक़ात अंधी कर भी दी जाती है ना, जैसे एक पुलिस अफसर पकड़ा गया, अंधा कर दिया गया, और अंधेपन में वो ठप्पे लगा रहा था सिर्फ PTI के ऊपर। अब जब आपने इस तरह इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि 2014 से लेकर 2018 तक शफाफ इलेक्शन का नारा गतरबूद हो गया। 2018 से लेके 2021 तक का वो जो दूसरे चोर हैं वो नारा गतरबूद हो गया। इमरान खान ये ना शफाफ चले ना ये साफ चले। हालत ये है कि इलेक्शन में आपकी यहाँ पे मतलब आप देख लें कि पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में आप इलेक्शन नहीं करवा सके, तो इस हुकूमत से और क्या तवक्को की जाए। और लास्ट ही मैं आपको एक अर्ज करूँ फिजा कि 2018 के इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बात कहनी पड़ रही है कि उस वक्त ये बड़ा इशू बन गया ना पॉलिटिकल के, उस वक्त फौज थी जो मामला संभाल रही थी और कहीं पे किसी के सर तक नहीं फटा था। लेकिन आज आपने उसको निकाल के देखा है तो हमारी गवर्नेंस की, हमारी हुकूमत की औकात ये है कि ये एक इलेक्शन नहीं सीधा कल ही खुल गई है कि एक जो इलेक्शन था सिर्फ 4 हल्कों में था और वो नहीं करवा सके। असाद, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो सियासत की और दीगर बातें तो हम करते रहेंगे, इसके अंदर एलिगेशंस भी आती रहेंगी, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस एडमिटेडली हुई है। दोनों साइड्स मानती हैं कि वायलेंस हुई है, तशद्दुद हुआ है, दोनों साइड्स मानती हैं कि गोलियां चली हैं। तमाम फरीकैन जो पुलिस और दीगर इदारे हैं वो भी इस बात को मानते हैं, और इस बात के ऊपर भी किसी को कोई वो नहीं है कि जी दो लोगों की जान गई है। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के तवस्सुक से उनके लवाहिकीन के साथ हम अफसोस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं गुजारिश करूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ा ज़रूरी होगा कि इस बात का तयन किया जाए। हबीब साहब ने जिस बात की निशानदही की, ये बात दुरुस्त है कि आज से पहले पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन के अंदर कुछ शफाफियत नज़र आई, या चलें शफाफियत इलेक्शन के प्रोसेसेस के अंदर ना भी हो, तो अगर पीसफुल इलेक्शन कहीं पे नज़र आए, ख्वाह वो दूर दराज इलाकों के फाटा के अंदर, इलाके गैर के अंदर भी इलेक्शंस हों जहाँ पे वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, तो इलेक्शन पीसफुल उस वक्त नज़र आए जब हमें फ़ौज की वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रेजेंस नज़र आई। जब भी हमें खाकी प्रेजेंस नज़र नहीं आई, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे इलेक्शंस हुए, तो उसके अंदर बेज़ाब्तियाँ भी ज़्यादा सामने आईं और वायलेंस के एपिसोड्स भी ज़्यादा हुए। हमेशा ये जो तकरार आज हो रही और आज रात से मज़ीद शुरू हो जाएगी कि क्या सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वफाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हम सब लोग मिलके इसके अंदर सबसे ज़्यादा सूबाई पुलिस और सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी करार देंगे। और ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आईन पाकिस्तान की रूह से, आर्टिकल 222 की रूह से, आर्टिकल 218, 19, 20, 21, 22 की रूह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे ये इलेक्शन है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको शफाफियत के साथ पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी, पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी मुनक्कद करवाएं, बल्कि जो सिविलियन इदारे हैं,
حبیب صاحب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو حکومت کے سویلین ادارے ہوتے ہیں جس میں پولیس ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، دیگر اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے گرد و نواح کی سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے، ایون فرام ٹائم ٹو ٹائم جب فوج یا پیراملٹری رینجرز ٹائپ فورسز جب کسی الیکشن کے اندر شامل ہوں یا کہیں پہ سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہوں الیکشن کے اندر، تو الیکشن کے دوران وہ تمام انتظامیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع آ جاتی ہے، الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے تابع ہوتی ہے، وہ اپنی ہائرارکی کو تو جو رپورٹ کرتی ہے سو کرتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آئین پاکستان کے نیچے پوری طرح اس بات کی فری فیئر اور ان انٹرپٹڈ الیکشن کنڈکٹ کرنے کے رسپانسبل ہے۔ یہ بات اس چیز سے، اس کڑی سے میرے خیال میں بسد احترام یہ بات اس چیز سے، اس کڑی سے کنیکٹ کرتی ہے جہاں پہ ہم پچھلے کچھ عرصے کے اندر خواہ سینٹ کا الیکشن ہو، خواہ ہارس ٹریڈنگ ہو، خواہ دیگر چیزیں ہوں، جہاں پہ ہم بات کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فرائض پراپرلی انجام کیوں نہیں دے پا رہی۔ اب سے 2-3 دن پہلے سپریم ذمہ داری حکومت پر بھی آتی ہے اور الیکشن کمیشن پر بھی آتی ہے۔ اور صاحب یہ بتاؤ کہ اگر الیکشن اب 2 لوگوں کی جان گئی ہے اور شہر میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، ایسے الیکشن کا نتیجہ روکنے کا استحقاق رکھتا ہے الیکشن کمیشن قانونی طور پہ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن استحقاق کسی لاس آف لائف یا وائلنس کی وجہ سے اس طرح کی شک موجود نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ ایک شخص مر جائے گا یا وائلنس، لیکن اس کے بعد الیکشن کا کیا جواز رہ گیا کہ لوگوں کو فائرنگ ہو رہی ہے شہر میں، لوگ نکل ہی نہیں رہے۔ میں حبیب صاحب میں گزارش کروں، الیکشن کمیشن کے پاس جو اوور آل پاور ہے وہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں۔ آرگومنٹ یہ ہے، جس بات کو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آرگومنٹ یہ ہے کہ آج لوگ باہر نکل نہیں سکے خوف کی وجہ سے، جس وجہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن بائی دی وے صرف فیئر نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکا، یا لوگ جو ہے وہ کہیں پہ ٹھپے لگاتے پکڑے گئے، کچھ پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جا سکے، کچھ پولنگ سٹیشن کے باہر قید رہے۔ یہ تمام چیزیں ملا کے الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا ہے آج شام بھی، کل صبح بھی، الیکشن کے نتائج اناؤنس کرتے ہوئے بھی، اگر ری الیکشن کال کرتے ہوئے بھی اگر ان کو کرنا پڑے کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا نہیں ہوا۔ اگر الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا کہے گا۔ سوری فضا، میری بات پوری حبیب صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن، جی ساتھ کمپلیٹ کیجئے گا، پھر مجھے اپنے نوشہرہ کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف بھی جانا ہے۔ جی ایک سیکنڈ، اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچے کہ وائلنس ہونے کی وجہ سے یا انتظامی بے ضابطگیوں کی وجہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکا، تو الیکشن کمیشن کے پاس آئین پاکستان کے اندر بھی اور الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بھی، دونوں کے اندر یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ رزلٹ روک دے یا دیگر اس طرح کی کاروائیاں کریں۔ ٹھیک ہے ساتھ اب چلتے ہیں ہم ذاکر اللہ کی طرف جو کہ نوشہرہ PK 63 سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نوشہرہ کی کیا صورتحال ہے؟ KPK میں عمران خان کی گورنمنٹ بھی ہے۔ نوشہرہ سے کرم سے نہیں، ہمارے ساتھ کرم سے محمد بلوچ ہے، نوشہرہ سے ذاکر اللہ ہے ہمارے ساتھ، محمد بلوچ سے بھی بات کریں گے۔ پہلے نوشہرہ کی صورتحال بتا دیجئے ذاکر، وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، اگر آج ضمنی انتخابات کی بات کی جائے تو آج PK 63 نوشہرہ میں جو ضمنی انتخابات کا سلسلہ تھا وہ تو اختتام پذیر ہو چکا ہے، لیکن اب نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں مختلف پولنگ سٹیشن کے۔ اگر پولنگ سٹیشنز کی بات کی جائے تو یہ اس حلقے میں 102 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے ووٹرز کی تعداد، جو رجسٹر ووٹر کی تعداد تھی تو 1,44,000 کے قریب تھی، جس میں خواتین ووٹرز کی تعداد 64,000 سے زائد تھی، جبکہ ووٹرز کی تعداد تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آج صورتحال بالکل مختلف نظر آئی۔ جمعے کا دن تھا، صبح 8 بجے جو ہے وہ پولنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تو ووٹرز بہت کم تعداد میں پولنگ سٹیشن کا رخ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی نماز جمعہ ادا کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے ووٹرز کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹرن آؤٹ پہلے کم تھا، پھر بہتر یہی ٹرن آؤٹ۔ یہ بتائیے کہ یہاں پہ بھی تناؤ کی کچھ خبریں آتی رہی ہیں کہ تناؤ رہا الیکشن میں، یہاں پہ بھی کچھ چھوٹی موٹی بدنظمی رہی، کیا ایسا ہوا؟ یہاں پہ تو بدنظمی کا ایسا واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن صبح جب یہاں پہ 8 بجے پولنگ کا آغاز کیا گیا تھا تو کچھ بدنظمی کا کوئی واقعہ نہیں آیا، لیکن نماز جمعہ کے بعد ہی اکثر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ کرم میں محمد بلوچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ محمد بلوچ، آپ بتائے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال رہی سارا دن، اور کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے، اور کوئی بدنظمی کا واقعہ تو نہیں رپورٹ ہوا؟ جی، حلقہ NA 45 کی سطح پہ مجموعی طور پہ 134 پولنگ اسٹیشنز قائم تھے،
जिनमें मजमूई वोटों जहां पे मजमूई वोटों की तादाद 1,80,931 है, जिसके लिए 134 पोलिंग स्टेशन कायम थे, जिस पर 1,03,446 मर्द वोटर्स और 77,475 खवातीन वोटर्स को अपने रायदही का इस्तेमाल करना था। ताहम यहाँ NA-45 की सतह पे टर्न आउट इंतहाई कम रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के मुताबिक टर्न आउट सिर्फ 40% तक रहा। टर्न आउट सिर्फ 40% रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भी मोहम्मद बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। आज जो ज़िमनी इलेक्शन से उस हवाले से हमने आपको बताया कि कौन कौन सी जमात और कहाँ पर क्या क्या रिपोर्ट हुआ। सेनेट इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर जो समातें हो रही हैं, उन समातों में क्या कुछ हो रहा है और PDM और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। 3 मार्च को सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। तकरीबन 141 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में होंगे और सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर समातें भी हो रही हैं। जो सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। अब हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेट से इंतखाब हो। अपोजिशन बिलावल भुट्टो के बयानात भी वो कहते हैं कि चाहे सीक्रेट करवा लें और चाहे ओपन करवा लें, सरप्राइज़ देने को हम तैयार हैं। और चीफ जस्टिस भी बड़े रिमार्क्स दे रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर समात पे। तो हबीब साहब, जो टेक्नोक्रेट सीट पे तो अली ज़फ़र और नज़ीर जो है वो तो जीत चुके हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़, तो अब जो जनरल नशिस्तें हैं, ओपन बैलेट हो या फिर जो है वो क्लोज बैलेट हो, ये कहा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी इमरान खान के भी रिमार्क्स आपने सुने, हम सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ अब किस जानिब से आएगा? देखिए, सरप्राइज़ से ज़्यादा मेरा तो ख्याल है इस कौम के लिए सरप्राइज़ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हमने और अपनी सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स के हवाले से हमारी हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया है वो ये है कि खुदा न खास्ता ये सारे के सारे बिकने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ओपन बैलेट पर इसरार किया जा रहा है। और ओपन बैलेट पर इसरार, चूँकि इस हुकूमत में ही सारे आइंस्टाइन और सारे न्यूटन पाए जाते हैं, इसलिए 1973 से ऑनवर्ड जितने इलेक्शन होते चले आ रहे हैं वो हमेशा खुफिया बैलेट के ज़रिए होते चले आ रहे हैं। यकायक यहाँ के इस हुकूमत के आइंस्टाइनों और न्यूटनों ने यह दरियाफ्त किया है कि हमें ये सवाल उठा के कौमी असम्बली में अदालत में ले जाना चाहिए कि अदालत में जनाब आप हमें बताएं कि ये इलेक्शन अब तक ठीक हो रहे थे या गलत हो रहे थे। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो सवाल ज़ेर गौर है, मुझे तो इस सवाल की भी समझ नहीं आती कि एक प्रैक्टिस चली आ रही है जिसकी अपनी एक सैंक्टिटी बन चुकी है। पैसा चलता है, पैसा नहीं चलता, पैसा तो जनरल इलेक्शन में भी चलता है, तो आपको पैसा रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए। बैलेट का मतलब ही खुफिया होता है। exactly. और ये जो बाज लोग लगे हुए हैं ना कि जनाब वजीर आजम का इंतखाब, वो वजीर आजम का इंतखाब नहीं होता, वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार होता है। वो उस तरह वोटिंग नहीं होती उसमें। इसी तरह जहां जो बजट होता है उसमें उस तरह वोटिंग नहीं होती। गवर्नमेंट को दरअसल एतमाद का वोट दिया जाता है, वो बैलेट नहीं होता। बैलेट हमेशा खुफिया ही होता है। लेकिन मसला यह है कि चूंकि एक तरफ हमारे आइंस्टाइन और न्यूटन सारे हुकूमत में हैं और फिर हमारे साद रसूल जैसे कानूनदान भी बहुत हैं जो बाल की खाल खींचते खींचते ना खाल रहने देते हैं ना बाल रहने देते हैं। तो अब सूरत हाल, लेकिन मुझे पाकिस्तान के दस्तूर के एक शहरी के और दस्तूर के ताबे एक शहरी और दस्तूर के तालिब इल्म के तौर पे मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर वो कौन सा रास्ता है कि जिसके ज़रिए साद रसूल, मैं, 5-7 एडवोकेट जनरल और 5-7 और बड़े बड़े कानूनदान मिल जाएं या 100 कानूनदान मिल जाएं तो वो आइन में तरमीम कर लेंगे या आइन के तयशुदा रास्ते से हट के एक नया रास्ता निकाल देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल चूंकि ये मामला बड़ा नाजुक है और मैं इसलिए सिर्फ ये कहने पे इक्तफा करूँगा फ़िज़ा कि मैं फ़कीर हबीब अकरम और इस मुल्क का शहरी होने के नाते सिर्फ यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि आप तशरीहात की खिड़की से तरमीम की दीवारें तोड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप ये ना करें कि जनाब हम दरवाजे से नहीं जाएंगे, हम रोशनदान फैलाएंगे और रोशनदान से फैलांग के हम तरमीम दस्तूर में तरमीम का कोई दरवाज़ा खोल देंगे। ये जुल्म ना करें। अगर ये जुल्म एक दफ़ा हो गया तो फिर ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर पता नहीं तरमीमें कहाँ कहाँ से होंगी और क्या क्या होंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा हबीब साहब, मुझे साथ की तरफ जाना, लेकिन उससे पहले जहांगीर तरीन की एंट्री पर मैं चाहूँगी कुछ बोलें आप। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती, जहांगीर तरीन एंट्री कब हुई?
جہانگیر غائب ترین تھے نا صاحب دیکھیے کافی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے خبریں اڑانی ہے تو اڑاتے رہیں. بھائی سمپل سی بات ہے, حفیظ شیخ کے لیے متحرک ہے. حفیظ شیخ کی اور ان کی دوستی ہے, یہ فیکٹ ہے. حفیظ شیخ کے ساتھ ان کی محبت کا پرانا تعلق بھی ہے, لیکن اب کسی کی بیٹی کی مبارکباد دینے چلے جانا اور ایک دوست کی ہمشیرہ کی تعزیت کے لیے چلے جانا, اب آپ اس کو کہیں کہ وہ متحرک ہو گئے اور سیاسی اعتبار سے وہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں خم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے. لیکن راجہ ریاض سے ملاقات بھی تو ہوئی ہے. راجہ ریاض ان کے پرانے دوست ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوستوں سے ملاقات کرنا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ متحرک ہو گئے؟ میرا تو خیال ایسا نہیں ہے کہ وہ سینٹ کے لیے متحرک ہوئے. سینٹ کے لیے وہ تو عمران خان اگر انہیں کہیں گے تو پروبیبلی پھر ابھی صرف پرانے دوستوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, متحرک نہیں ہوئے. ساتھ میں آپ کی طرف آتی ہوں, جو سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پر جو سماعت میں ریمارکس دے رہی ہے, چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مساک جمہوریت سے یہ دونوں جماعتیں پھر گئی ہیں. پھر عددی جو تعداد ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے. یہ معاملہ کس طرح, ووٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں حبیب صاحب کی کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس مہارت سے انہوں نے جو سوال آئین پاکستان کا سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت زیر غور ہے اس کو تبدیل کیا, اس کے اندر ایک کھڑکی بنائی, ایک روشن دان بنایا اور اس سے ترمیم کروانے کی کوشش کی. کیونکہ یہ باتیں شاید سننے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوں, لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. سپریم کورٹ کے اندر کوئی ترمیم نہیں کروائی جا رہی, سپریم کورٹ کے اندر کوئی روشن دان نہیں بنایا جا رہا, سپریم کورٹ کے اندر قانون کی کوئی کھڑکی نہیں بنائی جا رہی. میں 2-3 گزارشات اس کے اندر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو سب لوگوں کے سمجھ لینے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایفیکٹولی کیس کیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس اس طرح کا ہے کہ آئین پاکستان کی ایک شق ہے جو کہتی ہے کہ جتنے بھی الیکشنز آئین پاکستان میں جن کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. حبیب صاحب نے درست فرمایا, جتنے بھی الیکشنز آئین پاکستان میں ہیں اگر ان کو سیکرٹ کی جگہ اوپن بیلٹ سے کرنا ہے تو آئین پاکستان کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. اس کے اوپر حکومت کا بھی یہی موقف ہے, سپریم کورٹ کا بھی یہی موقف ہے, اپوزیشن کا بھی یہی موقف ہے, حبیب صاحب کا بھی یہی موقف ہے, میرا بھی یہی موقف ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ کا الیکشن, سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن کروانے کا طریقہ آئین پاکستان کے اندر نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں, اور اب سے پہلے جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن سندھ کے اندر ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ اس بات کو ایک پٹیشن فائل ہوئی ایم کیو ایم کی طرف سے, وہ سندھ ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ ہوا, سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن گئی, 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا, اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی کے اندر اس نے وہ مقدمہ سنا اور کہا کہ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا طریقہ آئین میں نہیں لکھا ہوا جس طرح سینٹ کے الیکشن کا طریقہ آئین میں نہیں لکھا ہوا, اور تو یہ متعلقہ اپنے قانون کے نیچے کروایا جاتا ہے. اور اگر قانون میں سیکرٹ بیلٹ ہے تو سیکرٹ بیلٹ کے تھرو کروا لیں, اگر قانون میں اوپن بیلٹ کے تھرو حکومت کروانا چاہتی ہے, لیجسلیچر کروانا چاہتا ہے تو اوپن بیلٹ کے تھرو کروا لیں. اس نظیر کو جو کسی قانون کی دیوار میں کھڑکی یا روشن دان نہیں, سپریم کورٹ کی پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی ایک قانونی نظیر ہے, اس کو لے کے حکومت نے بجائے کہ آپ سے پوچھیں, میرے سے پوچھیں, حبیب صاحب سے پوچھیں, انہوں نے کہا واپس سپریم کورٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سینٹ کے اندر بھی یہی بات آپ کا آج بھی سینٹ کے الیکشن کے متعلق بھی وہی نظریہ ہے جو آپ کا لوکل گورنمنٹ کے متعلق تھا. اس بات کا سپریم کورٹ اگلے کچھ دنوں کے اندر فیصلہ کر دے گی. یہ جو حبیب صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کے اندر حکومت یہ سوال لے کے گئی ہے کہ پچھلے تو سارے سینٹ کے الیکشن غلط ہوئے ہیں تو ہم اب آئنسٹائن ہے اور نیوٹن ہے تو ہم ایک نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بات بالکل بھی درست نہیں. 2 باتیں میں اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. ایک, قانون کی بات تو میں نے سمجھا دی. دوسری بات, قانون کے اندر ہمیشہ ترمیم ہوتی رہتی ہے. جمہوری, اور یہ بات میں نے حبیب صاحب سے سیکھی ہے کہ جمہوری معاشروں کا حسن ہے یہ کہ جب بھی آپ کو لگے کہ کہیں پہ کوئی سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا تو آپ قانون میں ترمیم کر لیں. جس طرح سینٹ کے الیکشن جمہوری معاشرے کا حسن یہ ہے کہ جہاں تک ترمیم ہونا ہو جس طرح, حبیب صاحب میری بات پوری ہونے دیجیے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں بند کمرے میں میری بات پوری ہونے دیجیے, پھر آپ ضرور بات کیجیے گا. میری بات پوری ہونے دیجیے. جس طرح کے سیاستدان, جس طرح کا سیاسی رویہ 70 کے 80 کے دہائی کے اندر سینٹ کے الیکشنز کے اندر نظر آیا, ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3-4 سینٹ کے الیکشنز میں, بلکہ میں تو 90 کی دہائی سے آنورڈز کہوں گا, لیکن سرٹنلی ساجد سنانی والی الیکشن میں, اس سے پہلے کے سینٹ کے الیکشنز میں ہر پولیٹیکل پارٹی اس بات کے اوپر ایگری کرتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, آخری الیکشن تک ہوتی آئی. بلکہ حبیب صاحب کے دوستوں کی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھیں, وہ ان کے اندر کے آئنسٹائن اور نیوٹنز نے یہ پی ٹی آئی سے پہلے کہا.
जो उस वक्त आइंस्टाइन और न्यूटन नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इंग्लैंड के अंदर इकट्ठे हुए थे, उनके पास ये आइडिया पहले आया। पीटीआई तो उस वक्त तक तकरीबन पार्टी के तौर पे मौजूद ही नहीं थी। उन आइंस्टाइन और न्यूटन्स ने ये आइडिया सोचा जिसको आज पाया तकमील तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल पूछने के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो मैं हबीब साहब की मैं आखिरी जुमला हबीब साहब कि मैं आपके इस्तदलाल की दाद देते हुए कहता हूं, मैं आपके इस्तदलाल की दाद देते हुए कहता हूं कि उन आइंस्टाइन और न्यूटन्स को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफों में ढूंढने। वो जो न्यूटन और आइंस्टाइन दूसरी पार्टियों में पाए जाते हैं वो उतने ही नालायक और निकम्मे हैं जितने इसमें पाए जाते हैं। ठीक, सेनेट के बैलेट को ओपन करना इंतहाई गैर जमहूरी नामुनासिब मुतालबा है, चाहे वो PMLN करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे, चाहे वो PTI करे, या चाहे ये सब मिलके करें। इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत नहीं मुल्क में लाना चाह रहे, ये इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आमरीयत कायम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीन अपने आप को ये तीन ईमानदार हैं और जितने सारे मुंतखब लोग हैं वो चोर हैं। बिल्कुल ये तरमीम, ये कोई इस्तदलाल नहीं है जिसे कबूल किया ठीक है। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। पहाड़ों का बेटा अब पहाड़ों में ही चला गया है और पहाड़ों का ही हो गया है। मोहम्मद अली सतपारा को हम ट्रिब्यूट पेश करें। हबीब साहब क्या देखिए, सतपारा साहब जो मोहम्मद अली सतपारा, ऐसे लोग पाकिस्तान का झूमर होते हैं और फिर ख़ास तौर पर K2 को इस मौसम में सर करने की और बग़ैर ऑक्सीजन की कोशिश करना, और सिर्फ इसलिए कि उनके मुल्क का नाम हो, उनके इलाके का नाम हो, ये इतना खूबसूरत जज्बा है कि इसके लिए वो वॉल्टर स्कॉट ने कहा था कि आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत नहीं है। तो मुझे मोहम्मद अली सतपारा को जब मैं देखता हूँ तो मुझे जब मैं इनसे मिला भी हूँ, तो अब ये पहाड़ पे चढ़े तो मुझे लगा कि एक गरीब सा आदमी, एक आम सा आदमी, सिर्फ इसलिए कि उसका मुल्क का नाम रोशन होगा, उसके इलाके का नाम, और उसने अपने नाम के साथ सतपारा जो है उसके इलाके का नाम है। तो मेरा ख्याल है कि सतपारा झील भी है, तो वहाँ पे इसके एजाज़ के लिए, मोहम्मद अली सतपारा के लिए वहाँ पे कुछ डैम की बात भी चल रही है, तो हमें अब उस डैम का या वहाँ पे उस इलाके का नाम ही अब शायद मोहम्मद अली सतपारा के नाम पे रखना चाहिए, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने स्कर्दू का नाम ऊंचा किया, पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, और इस कोशिश में जिंदगी हार दी। लेकिन मुझे लगता है वो अमर हो गए हैं। ये कामयाबी तो यही है। साद, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, एक ऐसे वक्त में रहते हैं जहाँ पे हम गिरदोनवा में इतना अपना जुल्म देखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों के साथ हमारे इस मुल्क में इस वक्त में ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हमारी सियासत आए दिन एक दूसरे के गिरबान पकड़े होते हैं। हमारी सिक्योरिटी के इतने मसाइल रहे, हमारी करप्शन के इतने मसाइल हैं, हमारी मईशत के इतने मसाइल हैं। इतनी इस दुनिया के अंदर दो नंबरी है जो आजकल चल रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे मुल्क में इस तरह के लोग जो कि खुदा की तख्लीक की मोहब्बत में पहाड़ों पे चढ़ें, जो कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इस तरह के काम करें, जो कि अपनी जान और अपनी ज़िंदगी को मलहूज़ खातिर ना लाते हुए अपने शौक़ के हुसूल में निकल पड़ें, इस तरह के लोगों को तो खिराज तहसीन हम जैसे गुनाहगार क्या पेश कर सकते हैं। हम उनके लिए हम ये दुआ कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों के सदक़े हमारी ज़िंदगियाँ भी थोड़ी सी बेहतर हों और अल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करने की जो उनकी नीयत थी वो उन्होंने कर दिखाया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।